नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। आज बीजेपी इस दिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद भवन में पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति के साथ सोनिया गांधी ने संसद भवन में बाबा साहेब को याद किया। वहीं लखनऊ में सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित किए। भाजपा आज के दिन को सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर मना रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिलों में केंद्र और प्रदेश के मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अंबेडकर जयंती पर आयोजित गोष्ठी में शिरकत करने वाराणसी पहुंची हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा साहेब आंबेडकर को याद किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब को स्मरण किया। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। आज बीजेपी दिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति के साथ सोनिया गांधी ने संसद भवन में बाबा साहेब को याद किया है। संसद भवन में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें किस तरह से राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने बाबा साहेब को पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी भी पहुंची, उन्होंने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर पुष्प अर्पित किए। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हजरतगंज में सीएम योगी ने बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर उनको याद किया। अंबेडकर महासभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बाबा साहेब के मंत्र को दोहराया और कहा कि सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं। कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक लेता है। और इसलिए लेता है क्योंकि वह राह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको दिखाई थी। और उन्होंने एक बात जो कही थी, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए हम आदि से अंत तक सदैव भारतीय हैं। इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर के जब हम कार्य करेंगे तो सदैव जीवन में सफलता का मार्ग सदैव हमारे जीवन में चूमता हुआ दिखाई देगा। तो बीजेपी अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी के नेता अंबेडकर की प्रतिमाओं की साफ सफाई के बाद श्रद्धा सुमन उस पर अर्पित कर रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यालयों के साथ सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि अपने निजी कार्यालयों पर भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जबकि सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बाबा साहेब की तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे। हर एक जिले में आयोजित होने वाली संगोष्ठियों में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री शामिल हो रहे हैं और वो राष्ट्र नवनिर्माण में बाबा साहेब के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बाबा साहेब की जयंती के साथ साथ आज खालसा पंथ का स्थापना दिवस भी है। लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में सीएम योगी ने शिरकत की और खालसा पंथ के योगदान को बताया। गुरु गोविंद सिंह को आज याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याहियागंज गुरुद्वारे में वो पहुंचे और खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई और गुरु गोविंद सिंह को याद किया। 5 साल के बाद फिर गुरु महाराज की कृपा से मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। सचमुच जो आत्मीयता आप सबने सदैव दिखाई है, मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है और यही कारण है, उसी के नाते हम लोग आज अनेक कार्यक्रम आयोजित करने में सफल होते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी कोई एक आयोजन होता है
तो वह गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाला आयोजन होता है। और जो एक संकल्प हम लोगों ने लखनऊ में लिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति में साहबजादा दिवस आयोजित होना चाहिए, वह साहबजादा दिवस का आयोजन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि घोषित की है। और मेरा तो आह्वान होना चाहिए कि इसको हम और भव्यता के साथ कैसे आयोजित कर सकते हैं। इस आयोजन के साथ हमें इसकी रूपरेखा को भी तैयार करनी चाहिए। उधर संगम नगरी प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। झूसी इलाके के छिबैया सुमेरपुर इलाके में गंगा नदी की धारा को कैद कर सड़क बनाई गई थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आया और डीएम के निर्देश पर अब गंगा नदी में अवैध रूप से बनाई गई सड़क को आनन फानन में तोड़ दिया गया। अस्थायी सड़क टूटने के बाद खनन माफियाओं के चंगुल से मोक्षदायिनी गंगा मुक्त हो गई है। डीएम संजय खत्री ने बुधवार देर शाम एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे की अगुवाई में अधिकारियों को भेजकर यह कार्रवाई करवाई है। ग्रामीण भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं और न्यूज 18 का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि पिछले 3-4 महीने से बेरोक-टोक अवैध खनन के जरिए रेत और मिट्टी यहां से निकाली जा रही थी, जिससे न केवल धूल मिट्टी से ग्रामीण परेशान थे बल्कि रात को ध्वनि प्रदूषण से सोने में लोगों की नींद में खलल तक पड़ रहा था। ये प्रयागराज का सुमेरपुर इलाके का ये घाट है। इसको जो है कि कल शाम को तकरीबन 5 बजे कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उन्होंने इसको एक बार फिर से तोड़ा। ये अस्थायी सड़क विगत 3-4 महीनों से बनी थी। यहाँ पे उस पार खनन का कार्य होता रहा और कुछ माटी रेत इधर उधर इस पार से उस पार होते रहे। यहाँ के एक हैं खनन माफिया जो काफ़ी समय से खनन करवा रहे हैं। वो अभी तक तो वो मतलब अपने पर्सनल ज़मीन पे करवा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वो करके उनके ज़मीनों पर भी खनन शुरू किया। और जब उनको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ भी बढ़े, बोले कि मैं वहाँ का भी वो करूँगा। और इसके लिए प्रशासन मेरे हिसाब से मिली हुई थी, तभी तो ये हो रहा था। लगभग 3-4 महीनों से कार्य। संगम नगरी प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का एक बार दमदार असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि झूसी इलाके के छिबैया बजहा सुमेरपुर में किस तरह से गंगा की जो धारा थी उसके प्रवाह को रोकने के लिए खनन माफियाओं ने अस्थायी रूप से सड़क बना दी थी। यही वो सड़क है जिसको आप देख रहे हैं कि इसी रास्ते मिट्टी और रेत का अवैध खनन होता था और रात में यहाँ पर ट्रकें, डंपर और जेसीबी गर्जा करती थी। लेकिन इस खबर को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो डीएम प्रयागराज ने हमारी खबर का संज्ञान लिया और देर रात यहां पर उन्होंने एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे को पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी मशीनों के साथ भेजा था। उसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं जिस रास्ते को खनन माफियाओं ने बनाया था उसको जेसीबी मशीनों से बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया था। प्रवाह एक बार गंगा का फिर शुरू हुआ है और आप दूर देख सकते हैं कि 2 जगहों पर यह सड़क बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर 2 जलधाराएं गंगा की यहाँ पर निकल रही थी। आसपास यहाँ पर खेती भी की जाती थी, यहाँ पर लोग आते जाते हैं। पैदल जाने का मार्ग अभी भी बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि महिला घास लेकर आ रही है, वो आराम से आ सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बड़े वाहनों का से जो है रेत और मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन होता था, अवैध खनन होता था, उसको लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से जो खबर दिखाई थी उसका असर हुआ है और अब यहाँ पर पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया है। और न्यूज 18 ने जिस तरह से दिखाया था कि इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उसका प्रशासन ने संज्ञान लिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्रवाई के बाद उन खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और उनको कब तक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं या फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है और आगे क्या कार्रवाई होती है, इसका अब सभी लोगों को इंतजार है। और इसके साथ ही साथ इस बड़ी कार्रवाई को लेकर लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। अब इस पर किया जा रहा है, इसको मौके पर इसकी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी और जो अगर खनन माफियाओं ने कुछ किया होगा उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये म्यूजियम दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, वो आज के बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इस नवनिर्मित संग्रहालय का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का रंग रोगन किया जा रहा है। 15 अप्रैल को उपराष्ट्रपति अयोध्या दौरे पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेगी। वेंकैया नायडू हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। राम मंदिर निर्माण स्थल पर भी जाएंगे और निर्माण कार्य को देखेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर न केवल अयोध्या में बल्कि अयोध्या से काशी तक रेलवे लाइन का निरीक्षण किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 3 घंटे तक अयोध्या में रुकेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अयोध्या दौरा कल है और ऐसे में अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन पर जहां वो रेल मार्ग से अयोध्या पहुंचेंगे वहां पर तैयारी और स्वागत की तैयारियां अभी से दिखने लगी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बाकायदा टेंट लगाया जा रहा है, जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस पूरी बिल्डिंग को जिस तरीके से राष्ट्रपति के आगमन में सजाया गया था कुछ उसी तर्ज पर सजाया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग फूलों से सजी रहेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में कारीगर लगे हुए हैं जो सजावट का कार्य करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर टेंट लग चुका है। साथ ही प्लेटफॉर्म के जो और चीज़ें हैं जो स्लोग जो ग्लो साइन हैं या फिर जो पिलर्स हैं उनको सबको चमकाया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारी भी यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। लगातार उच्च अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से यहाँ पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुँचेंगे और उसके बाद करीब 3 घंटे वो अयोध्या में रहेंगे। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। धन्यवाद दूंगा उन राजनीतिक दल के नेताओं को जो पहले हनुमान जी का आशीर्वाद उसके बाद राम जी का आशीर्वाद। देखिए पहले प्रधानमंत्री जी भी आए, हनुमान जी से आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति जी भी आए, हनुमान जी से आशीर्वाद लिया। अब उपराष्ट्रपति महोदय भी आ रहे हैं। तैयारी भव्य है, दिव्य है। आएंगे वो वैदिक ब्राह्मणों मंत्रोच्चारण के साथ उनका पूजन विधिवत, आरती के बाद उनको आशीर्वाद, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद मंगल कामना के साथ कि ऐसे ही कार्य करते रहे, राष्ट्र ऐसे आगे बढ़ता रहे। के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के हबीबपुर गांव में विस्फोट की खबर है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट गोबर के ढेर में हुआ है। तो विस्फोट हुआ है जिसके बाद एक गोवंश के घायल होने की खबर आ रही है। ऋषभ मणि से इस पर अपडेट लेते हैं। जी ऋषभ, क्या जानकारी? देखिए, ये सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र का एक गांव है नीलमथा इलाके में। वहां पर बता रहे हैं दिल रजा नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर के बाहर कुछ गोबर का ढेर था, वहां पर जिसको उपले कहते हैं वो भी रखे हुए थे। वहां पर विस्फोट हुआ है। एक गोवंश की उसमें घायल भी हुआ है। मौत की जानकारी भी मिल रही है। पुलिस भी मौके गई थी। उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर छिपा के रखा गया था जिसकी वजह से विस्फोट हुआ है या कोई और वजह हो सकती है। तो तमाम पुलिस भी मौके पे गई, वो जानने की कोशिश कर रही है। अभी आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक गोवंश के घायल होने की खबर आ रही है। इस हादसे के बाद हमीरपुर गांव में यह विस्फोट हुआ है। आगे बढ़ते, लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचल डाला है जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पार्किंग को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े थे। देर रात गोसाईगंज में एक मैरिज हॉल के बाहर की यह घटना बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। एक शख्स की हालत गंभीर है, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। पार्किंग के विवाद को लेकर यह हादसा हुआ है जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तेज रफ्तार एक कार कुछ लोगों को कुचलते हुए जा रही है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों को एक कार ने कुचल दिया। पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद कार सवार ने यह हरकत की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। उधर आगरा में 7 साल की बच्ची की हिम्मत से डरकर अपराधी भाग गए। हथियार के दम पर घर में घुसकर ये लूटपाट कर रहे थे। थाना शाहगंज इलाके में दिन दहाड़े 2 बदमाश असलहा लेकर घर में घुसे थे। बदमाशों ने महिला पर हमला कर दिया और लूटपाट शुरू की। बदमाशों ने जैसे ही लूटपाट शुरू की वैसे ही घर में 7 साल की बच्ची अवनी घर से बाहर निकली और चिल्लाने लगी। बच्ची के चिल्लाने के बाद बदमाशों को लगा कि भीड़ इकट्ठा हो सकती है, लिहाजा वो मौके से भाग गए। बदमाश घर में घुसे तो उन्होंने महिला के सर पर तमंचे के बट से हमला कर दिया जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई।
ये देखिए, ये बदमाश जो कि बंदूक की नोक पर लूटपाट कर रहे थे, ऐसे में घर में 7 साल की बच्ची जो बाहर भाग निकलने में कामयाब हुई, उसने जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे बदमाश डर गए, घबरा गए। उनको लगा कि कहीं लोग ना इकट्ठे हो जाएं, इसीलिए वो भी वारदात को यूं ही छोड़कर भाग गए। मोहम्मद आरिफ से इस पर अपडेट लेते हैं। मोहम्मद, किसी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या अभी तक? देखिए, गिरफ्तारी तो छोड़िए, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि दिन दहाड़े 2 बदमाश घर में असला लेकर घुसते हैं और लूट का प्रयास करते हैं। हालांकि वो लूट नहीं कर पाए, लेकिन एक 7 साल की बच्ची है, उसने चिल्लाना शुरू किया, तब जाकर बदमाश भागे हैं। तो पुलिस के लिए तो अब ये कहा जाए कि कुछ कर पाए, अभी तो पुलिस कर नहीं पाई है। अब मुझको लग नहीं रहा, कल मेरी रात में बात हुई, सुबह भी मेरी अधिकारियों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, तो पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल अभी उसके हाथ खाली हैं। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना ने सब लोगों को जरूर डरा कर रख दिया है। बहुत शुक्रिया आरिफ, आप नजर बनाए रखें। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की राह पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, आज ध्वनित हो काव्य बने। वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल का संभाव्य बने। भाव ये कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में जो गौरवशाली अतीत समाहित है वो काव्य में बदलकर गूंजे। इस देश का संपन्न इतिहास हम वर्तमान पटल पर भी संभव कर सकें। आने वाले 25 वर्ष आजादी का ये अमृत काल देश के लिए बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। यहां प्रधानमंत्रियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, साक्षात्कार, मूल लेखन जैसी स्मरणीय वस्तुएं रखी गई हैं। साथियों, सार्वजनिक जीवन में जो लोग उच्च पदों पर रहते हैं, जब हम उनके जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो ये भी एक तरह से इतिहास का अवलोकन करना ही होता है। उनके जीवन की घटनाएं, उनके सामने आई चुनौतियां, उनके फैसले बहुत कुछ सिखाते हैं। यानी एक तरह से उनका जीवन चल रहा होता है और साथ साथ इतिहास का निर्माण भी होता चलता है। इस जीवन को पढ़ना इतिहास के अध्ययन की तरह है। इस म्यूजियम से स्वतंत्र भारत का इतिहास जाना जा सकेगा। हमने कुछ साल पहले ही संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर
राष्ट्रीय चेतना जगाने की तरफ अहम कदम उठाया है। ये उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथियों, देश के हर प्रधानमंत्री ने संविधान सम्मत लोकतंत्र के लक्ष्यों की उसकी पूर्ति में भरसक योगदान दिया है। उन्हें स्मरण करना स्वतंत्र भारत की यात्रा को जानना है। यहां आने वाले लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू होंगे। उनकी पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष सृजन को जानेंगे। भावी पीढ़ी को ये भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस किस पृष्ठभूमि से आकर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे हैं। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। ये देश को, युवाओं को भी विश्वास देता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य परिवार में जन्म लाने वाला व्यक्ति भी शीर्षतम पदों पर पहुंच सकता है। साथियों, इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। इस बिल्डिंग में 40 से अधिक गैलरियां हैं और लगभग 4000 लोगों के एक साथ भ्रमण की व्यवस्था है। वर्चुअल रियलिटी, रोबोट्स और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगा। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा अनुभव देगा जैसे हम वाकई उसी दौर में जी रहे हैं। उन्हीं प्रधानमंत्रियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। साथियों, हमें अपने युवा साथियों को इस म्यूजियम में आने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। ये म्यूजियम उनके अनुभवों को और विस्तार देगा। के कार्यकाल हमारे युवा सक्षम है और उनमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। वे अपने देश के बारे में, स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में जितना अधिक जानेंगे, समझेंगे, उतना ही वो सटीक फैसले लेने में सक्षम भी बनेंगे। ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का, विचार का, अनुभवों का एक द्वार खोलने का काम करेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।